जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अच्छे से ईद भी गुजार ली होगी। तो स्टूडेंट्स, अब दोबारा हम अपनी स्टडीज़ की तरफ आते हैं और आज के जो हमारे टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसका नाम है द कोशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बेसिकली कोशी आइलर, ठीक है। कोशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल्स में जो है वो आपको एग्जांपल से ही सारी क्लियर कर दूंगा और आई होप कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसकी पहचान और इसको सोल्व करने का तरीका एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे होगा कि आप देखेंगे कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बी टर्म्स हैं, इसमें जो डेरिवेटिव है ना, जितना डेरिवेटिव है, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव है, जितना डेरिवेटिव है उतना साथ में आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इतने ही पावर में डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये देखें ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लाजमी होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है या यहाँ पे कोई और पावर आ जाती है तो फिर ये आपके पास कोशी आइलर इक्वेशन नहीं होगी। कोशी आइलर की पहचान ये है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास ये पार्ट है, इसमें जो पावर आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वेरिएबल की होगी वही पावर आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, ठीक है। तो हर टर्म के साथ, सिर्फ ये ही नहीं, हर टर्म के साथ। अब ये देखें ना, यहाँ पे एक है ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे क्यूब वाला होता तो फिर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल थर्ड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता तो फिर साथ उसके एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको 3 कर देता, 3 करता तो यहाँ पे क्यूब आ जाना था। तो जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स आएंगी उनके साथ उतने ही पावर में साथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। आई थिंक कि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब इसको सोल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले इसको डी फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट डी फॉर्म में बताऊं तो इसमें ये होता है कि आपने यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से वाई कॉमन ले लेना है। तो ये जो आपके पास अंदर पोर्शन बनता है ये आपके पास डी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर यहाँ से भी वाई चला जाएगा तो ये जो अंदर पोर्शन होता है ये आपके पास डी होता है, ठीक है। और ये 2 से भी वाई बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ डी फॉर्म में तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये अंदर क्या बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से ये x आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा d, ठीक है, और प्लस 2 और ये सारा में से y बाहर आ गया और इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मैंने इसकी जस्ट d फॉर्म लिख दी है, ठीक है। इधर से और इधर से y बाहर आ गया और अंदर ये वाली सारी चीज़ जो है वो डी स्क्वायर हो गई, ये वाली सारी चीज़ जो है वो आपके पास d हो गई, बाकी सारा वैसे ही आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसा करने से ये देखें आपके पास जितनी भी टर्म्स है ना वो इसी तरह ही आएंगी, पेयर फॉर्म में होंगी। पेयर फॉर्म का मतलब ये है कि अगर एक्स है तो साथ डी ही होगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डी स्क्वायर ही होगा। अगर क्यूब वाली टर्म भी होगी तो वो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ही, एक्स क्यूब डी क्यूब ही होगी। मतलब जो डी पावर होगी वही आपके साथ साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको p ओवर q की फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आप यहाँ पे x नहीं ढूंढते रहेंगे, आप यहाँ पे जो नीचे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोगों ने देख लेना। हो सकता है पेपर में आपको वेरिएबल्स चेंज करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसा नहीं है। वेरिएबल्स को कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। तो अगर मैं रिवाइज करूं तो इसकी पहचान ये है कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जितनी डेरिवेटिव है उतना ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा हर टर्म के साथ, ठीक है। इधर भी देख लें, इधर भी देख लें, अगर कोई क्यूब वाली टर्म भी होती तो उधर भी ऐसी होनी था डेरिवेटिव में, ठीक है। बाकी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ से, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसके बाद आप पहले स्टेप में इसको डी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। डी फॉर्म में चेंज करने के बाद यहाँ तक आप आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का जो स्टूडेंट तरीका कार है ना वो कुछ ऐसा है कि आपने 2 सपोजिशन करनी है जो कि हर सवाल में इसी तरह ही हुआ करेंगी, ठीक है। पहले तो आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू टी, ठीक है। आप x को t के इक्वल लेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से दोनों साइड पे जो है वो t की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। t की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों तरफ ln ले लेता हूँ। ln x इज इक्वल टू ln t की पावर t, ये ln और t कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू ln
एक्स, पहले तो आप ये करेंगे, ठीक है। सेकंड, एक तो ये आपने काम करना है, ये आपने सपोज करने के बाद टी की वैल्यू फाइंड करनी है इधर से। हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ये करेंगे कि जो आपके पास ये एक्स डी हुआ करेगा ना, जहाँ पे एक्स डी, उसकी जगह आप लोगों ने लिखना करना है डेल्टा, ठीक है। ये इसको बेसिकली सॉल्व करने का तरीका है। ये कैसे आता है, ये जस्ट आपके पास इस सपोजिशन से ही डेरिवेटिव्स लेके बन जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को डिटेल चाहिए हुई तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अभी ये आप लोगों के लिए इररेलेवेंट है कि ये कैसे हम लेट कर रहे हैं। बस आप ये याद रखें कि हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से ही करना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मैं आपको जो है ना इसकी डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको जूम की जो मीटिंग है ना उसमें आपको सेंड भी कर दूंगा कि ये किस तरह से हमने लेट किया, ठीक है। अच्छा, एक्स डी को ये लेट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा तो उसको आपने बनाना है डेल इंटू डेल माइनस वन, ठीक है। मतलब आपने इस तरह से लिखते जाना है। अब अगर क्यूब वाली टर्म होगी तो वो किस तरह से आएगी, डेल इंटू डेल माइनस वन और डेल माइनस टू, ठीक है। आपने इसकी पावर से एक कम कर तक रहना है और आपने हर एक पहले देखें, पहले डेल आया, फिर डेल इंटू डेल माइनस वन आया, फिर क्यूब में डेल इंटू डेल माइनस वन, मतलब 3 टर्म्स आई हैं, ठीक है। हर एक में से एक एक माइनस करते जाएंगे। अगर 4 आएगी तो वो भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वो क्या बनेगी, डेल इंटू डेल माइनस वन माइनस टू एंड डेल माइनस थ्री। तो ये इसी तरह ही हर क्वेश्चन में सपोजिशन होगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हर क्वेश्चन में एज इट इज़ ही आप चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी किसी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये आपने इसी तरह से करनी है। दोबारा से देखें, ये आपके पास आयलर कोशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी का ही दूसरा नाम भी चले मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम है इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन, इक्वी डिमेंशनल ये इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन भी इसको कहते हैं। और ये जो है ना, जिस मैथमेटिशियन ने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था बेसिकली आयलर, कोशी आयलर। तो इसके नाम पे ये बेसिकली इसको नाम रखा गया, ठीक है। इसको इक्वी डिमेंशनल भी कहते हैं और इसको कोशी आयलर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलें, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करने लगूँ। पहचान ये है कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डेरिवेटिव में इन्वॉल्व होगा, उतना ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो 3x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा हर टर्म में आपने देखना है। इसमें देखें फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट ही है x, ठीक है। उसके बाद डी फॉर्म बनाएंगे, ये आपको बनानी आती है ऑलरेडी। उसके बाद हर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू ई की पावर t लेट करेंगे, उधर से ln लेने के बाद t की वैल्यू निकालेंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आप एक्स डी को डेल कर देंगे। इस क्वेश्चन इधर से आपने देखना एक्स डी जो होगा उसमें डेल आएगा, उसकी जगह एक्स के डी स्क्वायर की जगह डेल इंटू डेल माइनस वन आएगा। अगर क्यूब होती तो ये भी आना था, 4th पावर में होता तो ये भी आ जाना था, ठीक है। अब अगर मैं इस वैल्यूज़ को इधर पुट कर देता हूँ अपनी गिवन इक्वेशन में, ठीक है। अगर इधर पुट करें तो इधर हाँ जी क्या आएगा, इधर अब मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो ये क्या आएगा, डेल इंटू डेल माइनस वन, ठीक है। ये आपने लेट कर लिया, इसकी जगह ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, -2 डेल, ठीक है, +2 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब ये है एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू आपने यहाँ पे ये निकाली हुई है, x ये है, ठीक है। तो अगर मैं x क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से मुझे x क्यूब क्या मिलेगा जी, x क्यूब आ जाएगा e की पावर 3t। दोनों तरफ क्यूब ले लिया, यहाँ पे भी क्यूब ले लें, यहाँ पे भी क्यूब लें, तो ये x की पावर 3t हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर 3t, ठीक है। दोबारा से देखें, इसकी जगह पे मैंने पुट कर दी वो जो यही वैल्यू जो मैंने लेट की थी, ठीक है। डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या था, डेल इंटू डेल माइनस वन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डेल इंटू डेल माइनस वन पुट कर दिया। इसकी जगह पे डेल इंटू डेल माइनस वन आ गया, -2 ऐसे ही आया, इसकी जगह डेल आ गया, +2 ऐसे ही आया। ये चीज़ आपकी ये बन चुकी है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा डेल स्क्वायर माइनस डेल, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 डेल +2 y इज इक्वल टू e की पावर 3t, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर -3 डेल +2 y इज इक्वल टू e की पावर 3t, ठीक हो गया जी। ये आपके पास बेसिकली बन चुकी है जो आपने 10.2 में सॉल्व करना सीखा है, 10.3 में सॉल्व करना सीखा है, ठीक है।
उधर आपके पास ये होता था कि आपका जो क्वेश्चन होता था वो डीज में होता था, यहाँ पे वो क्वेश्चन जस्ट डेल में चेंज हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन चुकी है जो आपके पास 10.2 और 10.3 में आपने सोल्व किया। अब डेल को एज अ डी ही ट्रीट करके जाएँ और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलें इसको मैं पूरा सोल्व करवा देता हूँ आपको। अगर आप इसको इसमें इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे पहले कंप्लीट, इसका जो आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का सलूशन निकालने के लिए पहले इसको जब ज़ीरो करेंगे तो ये आपके पास इसके पास इधर हम अगर देखें तो ये आपके पास आता है -2 डेल माइनस डेल +2 फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद डेल कॉमन आता है, डेल -2 -1 कॉमन आता है, डेल -2 इज इक्वल टू 0, डेल -1 इज इक्वल टू 0, डेल -2 इज इक्वल टू 0। तो डेल आपके पास आ रहा है 1 और 2। तो इधर से आपके पास जो वाई सी बेसिकली आता है वो क्या आ रहा है C1 e की पावर t। अब यहाँ पे सॉरी आपने याद रखना ये आपके पास t में थी इक्वेशन, ठीक है ना। ये डेल आपके पास बेसिकली t का फंक्शन होता है, डेल किसका फंक्शन होता है, t का फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप t में चले गए हैं तो यहाँ पे आपने x नहीं लिखना, यहाँ पे t आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, C1 और प्लस C2 e की पावर 2t। स्टूडेंट्स दोबारा देखें, आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। आपका डेल बेसिकली होगा t का फंक्शन, ये कैसे आता है वो डिटेल में आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन t में चला गया हुआ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास वाई सी उसी तरह ही आपने सोल्व करके डेल की वैल्यूज निकाल ली। तो यहाँ पे पहले हम x लिखते थे, यहाँ पे अब t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद आपने उसी तरह से ही करना है कि आपने अगर मैं पहली वाले 10.2 वाले तरीके से इसको सोल्व करूं तो वाई पी कैसे आएगा 1 ओवर डेल -1 डेल -2 नीचे फैक्टर फॉर्म और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 3t। ये वही जो मैं वाई पी निकालते रहे हम 10.2 में, ये उसी तरह से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या करते होते थे 3 को हमने यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 आएगा। तो 1 ये तो वैसे ही मतलब आप कह लेंगे ख़त्म ही समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करूँगा तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे पुट करने पे 1 आएगा, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। चलें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये आ जाएगा e की पावर 3t। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड क्या आ जाएगा 3 e की पावर 3t ओवर 2। ये आपका बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब जो आपने इसका जर्नल सॉल्यूशन जो आप निकालना चाहते हैं वो जर्नल सॉल्यूशन यहाँ से हम कैसे निकालते थे, हाँ जी वाई कैसे आता था वाई सी प्लस वाई पी। ये हमने देखा था कि वाई सी प्लस वाई पी होता है, ठीक है। वाई सी आपके पास बेसिकली आया था, वाई जर्नल क्या आएगा वाई सी आपके पास आया C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t प्लस e की पावर 3t ओवर 2। ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन आया। अब यहाँ पे भी आपने स्टॉप नहीं करना क्योंकि ये आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास गिवन क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिस वेरिएबल में गिवन क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल में आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब आपका सॉल्यूशन x में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब x जहाँ जहाँ पे आप देखें आपके पास t है वहाँ पे ln x पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे ln x पुट कर दें, और जहाँ जहाँ पे e की पावर t है वहाँ पे x पुट कर दें, ठीक है। दो सपोजिशंस आपने अब सोल्यूशन में करनी है। फाइनल सोल्यूशन में t की जगह ln x आ जाएगा और e की पावर t की जगह x आ जाएगा, ठीक है। ये हम बैग यहाँ पे पुट करते हैं, हाँ जी। e की चूँकि हमें पता है e की पावर t क्या है, e की पावर t हमारे पास था x और यहाँ से अगर मैं ln x निकालूँ तो वो आपके पास था t। ये दोनों हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू हाँ जी C1 e की पावर t की जगह आ जाएगा x, ये x, ठीक है, प्लस C2 e की पावर 2t है ना, तो 2t के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ तो वो x स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया हो रहा होगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने e की पावर t था ना, तो यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वो e की पावर 2t x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब क्यूब कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा x क्यूब बाय 2। तो ये स्टूडेंट जो आपका सॉल्यूशन आया है ये आपका फाइनल वाई जर्नल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा फ़ौरन से रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास कोशी आयलर इक्वेशन थी जिसको आप इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है।
उसमें आपने करना क्या है, सॉल्व करने के लिए आपने सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए आप ये करेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी पहचान लाजमी है। पहचान ये थी कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नीचे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वही फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए हर टर्म में। अगर तो ऐसा होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ भी कोई क्वेश्चंस, अगर आप ये देखें, ये देखें तो ये एक्सरसाइज है, ये देखें ना आपके पास इसके साथ जो टर्म है उतना ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके साथ जो टर्म है उतना ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और आप देख लें इसके साथ जो टर्म है उतना ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि उतना ही यहाँ साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब इसमें प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है, इसमें देखें 4 है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए सब में से एक्स कॉमन ले लेंगे। जब आप सारी टर्म्स में से एक्स कॉमन लेंगे ना, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, और उसको इधर जाके डिवाइड करवा देंगे तो ये आपका वही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जब एक्स एक कॉमन चला जाएगा तो फिर ये आपके पास क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, इधर से भी चला जाएगा तो एक्स रह जाएगा, यहाँ से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो वो इतना सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोशी जो आयलर इक्वेशन है उसमें इसकी पहचान ये हुआ करेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से लेट करना है एक्स स्केयर डी स्केयर को आपने लेट कर लेना है। वो डी फॉर्म में चले जाएगी। डी फॉर्म में जाने के बाद आपने एक्स को ई की पावर टी और यहाँ से एल एन एक्स लेके टी की वैल्यू निकाल लेनी करनी है। ये दोनों इसलिए निकाली हैं क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि वो एंड पे भी यूज़ हो रही हैं और यहाँ पे भी जब पुट करेंगे तो यूज़ होंगी। ये दोनों चीज़ें इधर के लिए हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला बॉक्स बताऊँ तो ये यहाँ पर यूज़ होना है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला सारा है, ये जो नीचे मैंने आपको बताया एक्स डी को डेल करना है और एक्स के डी स्क्वायर को डेल इंटू डेल -1 करना है, क्यूब वाले को इस तरह करना है, 4 पावर को इस तरह करना है, ये सारा यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इसमें इधर यूज़ करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये 10.2 का कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 10.2 या 10.3 आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए हम पहले सी पी निकालते हैं ना, सी है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। वो आप निकालने के लिए इसको ज़ीरो करते हैं, यहाँ से इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं और आपके पास जो है वाई सी आ जाता है। वाई सी याद रहे टी की फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेल भी टी का फंक्शन है और यहाँ पे भी आप टी में चले गए हैं। उसके बाद वाई वी निकालने के लिए आप 10.2 या 10.3 के दोनों टेक्निक्स में से कोई भी यूज़ करके वाई पी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल आपने सॉल्यूशन निकालना जी सॉरी, वाई जो जनरल आएगा वो वाई सी प्लस वाई पी से आएगा, ठीक है। इन दोनों को आपने ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने जो सपोजिशंस की थी वो बैग यहाँ पे पुट हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहे इस सपोजिशन से भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा। अगर आप टी की जगह फॉर एग्जांपल एल एन एक्स पुट करते हैं ना, यहाँ पे क्या पुट करते हैं ये देखें। अगर मैं टी की जगह पुट करता ये ई है, एल एन एक्स है, तो ये देखें ये कैंसिल आउट होके एक्स ही रह जाना था आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टी की जगह एल एन एक्स पुट कर दूँ तो ये चीज़ आएगी। अब ये देखें एल एन और ये कैंसिल होकर एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पे भी मैंने एक्स ही लिखा हुआ था। तो वो दोनों में से आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। अब अगर एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ जो कि ये एग्जांपल है तो इसमें अगर हम डायरेक्ट देखें ना तो ये स्टूडेंट, इसको मैं आपकी ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से और डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी जो आपके पास डी फॉर्म बनेगी वो आएगी x4d4, ठीक है, प्लस 6x³ d³ प्लस 9x² d² प्लस 3xd प्लस y इज इक्वल टू, हाँ जी ये क्या आपके पास आ जाएगा प्लस 1 इंटू वाई आएगा, सॉरी प्लस 1 इंटू सारे के साथ y आ जाएगा, ठीक है ना। वो बेसिकली सब में से कॉमन है, यहाँ से भी जब y कॉमन जाएगा तो ये प्लस 1 रह जाएगा और फिर बाहर y आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस ln x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास सारी टर्म्स आपने 1 बाय 1 पुट करनी है। यहाँ पे क्या पुट करना है आपने, यहाँ पे आप पुट करेंगे डेल इंटू डेल -1 डेल -2 डेल -3, जितनी पावर है वहाँ से एक कम तक जाना है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे प्लस 6 इंटू डेल इंटू प्लस 6 इंटू डेल -1
डेल माइनस 2, ठीक है, ये आपके पास 6 के साथ आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस 9 डेल इंटू डेल माइनस 1, ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 3 डेल प्लस 1, साथ होल वाई आ जाएगा सबके साथ, ठीक है। वही जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने इसकी जस्ट प्लस माइनस बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये आप जब कल पास मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आपका इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सोल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन के साथ, और फिर वो उसी तरह ही आपने आगे प्रोसीड करना है। इस तरफ जो है ना वो आपने लेट क्या करते थे, आप लेट करते थे y इज इक्वल टू, हाँ जी, लेट हमने किया होता था x इज इक्वल टू ई की पावर t, x क्या था e की पावर t, और ln x क्या था t। वो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ ना तो ln x की जगह क्या आना है, t आना है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ आप x की जगह e की पावर t पुट कर दें, यहाँ पे x की जगह चलें, x की जगह e की पावर t पुट करते हैं, 1 प्लस ln x की जगह e की पावर t आएगी, e की पावर t, तो ये कैंसिल आउट हो गया, t बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास राइट हैंड साइड जो है ना वो सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन ये पोलिनोमियल केस बन जाएगा, ठीक है। इसका जब आप ओपन करेंगे ना तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये आपका पोलिनोमियल केस बन जाएगा। और मेरा ख्याल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब पोलिनोमियल केस आए ना तो आप इसको सोल्व करने के लिए 10.3 वाला मेथड यूज़ कर लें, वो थोड़ा आसान रहता है पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि पोलिनोमियल का 10.2 वाला केस स्टूडेंट्स में काफ़ी मसले आते हैं। यहाँ तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिएगा, यहाँ आप जिस तरह से आपको बेहतर लगता है, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ से आगे इसको किस तरह प्रोसीड करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेना और आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना। 10.3 जो है वो 10.4 जो है वो आपकी कंप्लीट है, ठीक है। आप 10.4 को आराम से कर सकते हैं सोल्व, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।